अगर हम आपसे कहें कि जिस जगह पर हम रहते हैं वो जगह 8500 डिग्री के तापमान से दहक रही थी, या फिर कहें यही वो जगह है जो एक वक्त पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी और इसका तापमान माइनस में था, ये दोनों ही बातें सच हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। जिस जगह हमारा सौरमंडल है, कभी इस जगह धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक धूल के बादलों से दूर एक बहुत बड़ा तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उसकी ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण अपनी ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अंदर सिकुड़ता चला गया और इस दबाव के कारण उसके अंदर की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो एक भयानक विस्फोट के कारण फट गया और अंतरिक्ष में मौजूद ये धूल एक दूसरे से मिलने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल में दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों का जन्म हुआ और इसी दबाव की वजह से बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इसी ग्रेविटी के कारण इन बादलों के केंद्र में हीलियम और हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगे। जब इनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई तो दबाव और गर्मी के कारण एक और विशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण जन्म हुआ हमारे सूर्य का। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड में भारी वजन होने की वजह से ये सूर्य के नजदीक आकर उसकी परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉयड में भारी टकराव होने लगा, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, पृथ्वी, मंगल आदि सभी ग्रहों का निर्माण हुआ और इन्हीं सब के साथ एक और ग्रह था जो हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में परिक्रमा किया करता था। उस ग्रह का नाम था थिया। पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी होने के कारण इस पर कई एस्ट्रॉयड का हमला हो रहा था और यही क्रिया थिया पर भी हो रही थी। धीरे धीरे करोड़ों वर्षों तक ये क्रिया यूं ही चलती रही। इसके कारण ये दोनों ग्रह यानी पृथ्वी और थिया एक दूसरे के नजदीक आने लगे और ये इस हद तक करीब आ गए कि थिया जोर से आके पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा कई छोटे छोटे कणों में अंतरिक्ष में फैल गया और एक रिंग के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा करते हुए इन्हीं कणों में आपस में टकराव होने लगा और धीरे धीरे ये टकराकर इकट्ठा होने लगे और इन्हीं के एक साथ मिलने की वजह से जन्म हुआ चांद का। चांद के जन्म के पहले पृथ्वी अनियमित रूप से सूर्य के चक्कर लगाती थी और न ही इसका धुरी पर झुकाव था और न ही रोटेशन की कोई टाइमिंग। चांद के जन्म के दौरान पृथ्वी पर बहुत कुछ बदलाव आए और उस समय कई हजार डिग्री उबलते हुए लावे का एक समुद्र हुआ करता था। समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों वर्षों तक उल्कापिंडों की बरसात होती रही और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा नमक, मिनरल और पानी करोड़ों वर्षों तक धरती पृथ्वी पर यूं ही आता रहा। उल्कापिंडों की बरसात यूं ही होती रही। इसी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकती चली गई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वही समय था जब पृथ्वी पर गहरे समुद्रों का निर्माण हुआ और इनके अंदर दहकते ज्वालामुखियों ने पहली बार जन्म दिया सूक्ष्म जीवों का। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के अंदर रेडियोएक्टिव पदार्थ होने की वजह से ये अंदर से गर्म होती रहती थी, लेकिन जब ऊपरी सतह की जमीन ठंडी होती है तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है और जिसके कारण ये गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। और उस समय भी ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे। आने वाले लाखों सालों तक ज्वालामुखी यूं ही निकलते रहे और इन ज्वालामुखियों के कारण जमीनी हिस्सा पानी से बाहर आने लगा, लेकिन इस समय तक भी इस पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था और अंतरिक्ष से लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसा समय आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा।
ज्वालामुखी विस्फोट में कमी आई और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे पर आकर सीमित हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी के सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूहों में रहने लगे। आज से करीब 250 करोड़ वर्ष पहले पहली बार ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी में मौजूद मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और मलत्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। चूंकि पृथ्वी पर ज्वालामुखी का निकलना काफी हद तक कम हो गया था और इन सूक्ष्म जीवों के कारण वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ रही थी, तो इस कारण से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ जिसमें ज्यादातर मात्रा में ऑक्सीजन थी। आने वाले हजारों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा यूं ही बढ़ती रही, जिस कारण पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस समय पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे और एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी भी मंगल की तरह लाल दिखाई देने लगी। समय के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें पड़ने लगीं, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा लाखों वर्षों तक खुले तौर पर उबलता रहा और इसी कारण की वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। आसमान में एसिड बनने के बाद एसिड की बरसात होने लगी। पृथ्वी का तापमान घटने लगा और पृथ्वी का टेम्परेचर इतना घटा कि पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ में बदलने लगा और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। आमतौर पर जब सूर्य की किरणें धरती पर गिरती हैं, तो उन किरणों को पृथ्वी सोख लेती है। मगर चूंकि पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी, जिस कारण सूर्य की किरणें बर्फ से टकराकर वापस चली जाती थी, क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है। इसी वजह से पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, जिस कारण अंदर की गर्मी नहीं निकल पा रही थी। तो फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हुआ और इन ज्वालामुखी की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी के अंदर पानी में बचे कुछ सूक्ष्म जीवों में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था और ये जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा और विकसित करने लगे थे। इस बीच समुद्र में छोटे पौधे भी निकलने लगे थे। पृथ्वी पर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण गर्म हो रहा था। समय के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी। ज्वालामुखी से निकले धुएं के कारण फिर से एसिड की वर्षा होने लगी, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर से बर्फ में तब्दील हो गई। ऐसा बार बार कई हजारों वर्षों तक होता रहा और इसी कारण समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालकर विकसित हो रहे थे। इस बीच कई जीव और समुद्री पेड़ पौधे विलुप्त हो गए और जो बच गए वो धीरे धीरे बदलते तापमान में ढल गए और अब पेड़ पौधे बर्फ के कारण पूरी से नष्ट नहीं होते थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने बर्फ पिघलानी शुरू की तो ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण ओजोन परत मोटी होने लगी और आज से करीब 47 करोड़ वर्ष पहले समय के साथ साथ अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे उगने शुरू हुए। एक समय ऐसा आया जब पेड़ों की ऊंचाई 4 से 5 मंजिल बिल्डिंग के बराबर हो चुकी थी। ये वो समय था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर आ रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब लगभग वातावरण स्थिर हो चुका था, जिस कारण अब दिन लगभग 21 से 23 घंटे का हो गया था। अब जीव धीरे धीरे जमीन पर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब रूप रंग बदल रहा था। उस समय ज्यादातर जंगल समुद्र के पास हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे।
आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया, जिस कारण पानी जमीन की सतह पर आने लगा और जमीन पर हरियाली बढ़ती गई। उस समय डायनासोर ने लगभग 20 से 30 करोड़ वर्षों तक राज किया। उस समय डायनासोर जमीन से लेकर आसमान तक फैल चुके थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा और 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम के बराबर एक उल्का पिंड लगभग 80,000 प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की सतह पर आग लगते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इससे निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर थी। पूरी पृथ्वी पर जीव मरने लगे, धूल के बादल बन गए, समुद्र में बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। पृथ्वी पूरी तरह से नर्क हो चुकी थी। इस समय हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह अंधेरा और काला हो चुका था, जिस कारण पृथ्वी पर धूप नहीं जा पा रही थी। वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के कारण फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर से पृथ्वी बर्फ में तब्दील हो गई, लेकिन इस बार पृथ्वी से बर्फ जल्दी पिघल गई और 80 से 90 हजार साल बाद धरती का वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा। वैसे ही ये जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। बर्फ के कारण ही उस समय अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जीव बंदरों में विकसित हुए। धीरे धीरे बंदर ऐप यानी वानर में परिवर्तित होने लगे और हम आदिवासी बने। इस तरह जीवन की शुरुआत होने लगी। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।